द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 18। कंपनियों के 8 जोड़ों की तुलना। जो चीज है वह वही है जो होगी, और जो किया जाता है वह है जो किया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखें, यह नया है? यह तो पहले से ही पुराने समय का है जो हमारे सामने है। धर्मग्रंथ। बता दें कि ग्राहम ने क्लासिक राइटअप तकनीक का उपयोग करते हुए 8 जोड़ी कंपनियों का क्लासिक राइटअप किया है, जिसे करने के लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में अपने व्याख्यान में बीड़ा उठाया था। ध्यान रखें कि ये सारांश निर्दिष्ट समय पर ही इन शेयरों का वर्णन करते हैं। सस्ते स्टॉक बाद में अत्यधिक महंगे हो सकते थे और महंगे स्टॉक सस्ते हो सकते थे। अपने जीवन के किसी बिंदु पर लगभग हर शेयर एक सौदा है। एक और समय पर यह महंगा होगा। यद्यपि अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसी कोई चीज नहीं है। केवल अच्छे स्टॉक की कीमतें हैं जो आते हैं और जाते हैं। पेयर 1, सिस्को एंड सिस्को। 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम इंक दुनिया का सबसे मूल्यवान निगम बन गया था, क्योंकि इसके शेयर ने कुल मूल्य में $548 बिलियन की कमाई की। सिस्को जो उपकरण बनाता है जो इंटरनेट पर डेटा को निर्देशित करता है, जिसने पहल अपने शेयरों को 10 साल पहले जनता को बेचा था। यदि आपने प्रारंभिक पेशकश में सिस्को का स्टॉक खरीदा था और उसे रखा था, तो आपको एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई टंकण त्रुटि से लाभ होगा। 1,03,697% या 217% औसत वार्षिक रिटर्न। अपने पिछले 4 राजकोषीय तिमाहियों में सिस्को ने राजस्व में $14.9 बिलियन और कमाई में $2.5 बिलियन का उत्पादन किया था। यह स्टॉक 219 गुना सिस्को की शुद्ध आय पर कारोबार कर रहा था, जो कि एक बड़ी कंपनी के लिए सबसे अधिक मूल्य आय अनुपात में से एक था। तब सिस्को कॉरपोरेशन, जो संस्थागत रसोइयों में भोजन की आपूर्ति करती थी, जो इस कारोबार को 30 वर्षों से सार्वजनिक रूप से करती आ रही थी। अपनी पिछली 4 तिमाहियों में सिस्को ने $17.7 बिलियन राजस्व की सेवा की। सिस्को की तुलना में लगभग 20% अधिक, लेकिन शुद्ध आय में केवल $457 मिलियन, जो $11.7 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ सिस्को के शेयरों ने 26 गुना आय पर कारोबार किया, जो कि बाजार के औसत पीई अनुपात से 31 अंक नीचे था। एक ठेठ निवेशक के साथ शब्द संघ का खेल शायद इस तरह से चला होगा। प्रश्न: जब मैं सिस्को सिस्टम कहता हूं तो आपके दिमाग में कौन सी चीजें आती है? उत्तर: इंटरनेट, भविष्य का उद्योग, महान स्टॉक, गर्म स्टॉक आदि। इससे पहले कि यह और अधिक बढ़ जाए, क्या मैं कुछ खरीद सकता हूं? प्रश्न: और सिस्को कॉरपोरेशन के बारे में? उत्तर: विवरण ट्रकों, स्लापी जॉयज, शेफर्ड पाई, स्कूल लंच, अस्पताल का खाना आदि। ओह धन्यवाद, मैं अब भूखा नहीं हूँ। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि लोग अक्सर बड़े पैमाने पर भावनात्मक इमेजरी के आधार पर शेयरों को एक मानसिक मूल्य प्रदान करते हैं, जो कि कंपनियां पैदा करती है, लेकिन बुद्धिमान निवेशक हमेशा गहराई से देखता है। यहाँ सिस्को और सेस्को के वित्तीय वक्तव्यों में संदेहजनक बात नजर आई है। पहली, राजस्व और आय में सिस्को की अधिकांश वृद्धि अधिग्रहणों से हुई। अकेले सितंबर के बाद से सिस्को ने 11 अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए $10.2 बिलियन का भुगतान किया था। इतनी जल्दी एक साथ इतनी सारी कंपनियों को कैसे मनाया जा सकता है? इसके अलावा पिछले 6 महीनों में सिस्को की आय का लगभग 1/3 अपने व्यवसायों से नहीं आया था, बल्कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टॉक विकल्पों पर कर कम होने से सिस्को ने $5.8 बिलियन का निवेश प्राप्त किया था। फिर $6 बिलियन और अधिक खरीदा। क्या यह इंटरनेट कंपनी थी या म्यूचुअल फंड? क्या होगा अगर उन निवेशों ने ऊपर जाना बंद कर दिया? दूसरा, सिस्को ने भी इसी अवधि में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया था, लेकिन केवल $130 मिलियन का भुगतान किया। सिस्को के इनसाइडर्स के लिए स्टॉक ऑप्शन कुल मिलाकर केवल
1.5% शेयर बकाया है, बजाय सिस्को में 6.9% के। यदि अंदरूनी सूत्रों ने अपने विकल्पों को भुनाया तो सिस्को की प्रति शेयर आय सिस्को की तुलना में बहुत कम होगी और सिस्को ने अपने त्रैमासिक लाभांश को 9 सेंट से 1 शेयर पर 10 तक बढ़ा दिया था। सिस्को ने कोई लाभांश नहीं दिया। अंत में, जैसा कि वार्टन के वित्त प्रोफेसर जेरेमी सिएगल ने कहा, सिस्को जैसी कोई भी कंपनी कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई कि $60 से ऊपर की कीमत आय अनुपात को औचित्य देने में सक्षम हो, जो अकेले 200 से अधिक पीई अनुपात दे। एक बार एक कंपनी जब विशाल बन जाती है तो इसका विकास धीमा होना चाहिए। एक कंपनी एक विशालकाय हो सकती है या यह एक विशाल पीई अनुपात के लायक हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जल्द ही सिस्को के रथ के पहियों को बंद कर दिया गया। सबसे पहले 2001 में उन अधिग्रहणों में से कुछ को पुनर्गठन करने के लिए $1.2 बिलियन का शुल्क आया। अगले 2 वर्षों में उन निवेश पर 1.3% का नुकसान हुआ। 2000 से 2002 तक सिस्को के शेयर ने अपने मूल्य का 3/4 हिस्सा खो दिया। इस बीच सिस्को ने मुनाफे को कम कर दिया और इसी अवधि में स्टॉक में 56% की बढ़ोतरी हुई। पेयर 2, याहू और यम। 30 नवंबर 1999 को शुरू होने के बाद से याहू इंक का स्टॉक $212.75 पर बंद हुआ, जो पिछले साल इसी समय 79.6% पर था। 7 दिसंबर तक स्टॉक में 5 ट्रेडिंग दिनों में $348 या 63.6% का लाभ प्राप्त हुआ था। याहू साल के अंत तक 31 दिसंबर को $432.687 पर बंद हुआ। एक ही महीने में स्टॉक दोगुने से अधिक हो गया था। याहू का कुल बाजार मूल्य जो $114 अरब तक पहुंचा, वह लगभग $58 बिलियन अधिक था। पिछली 4 तिमाहियों में याहू ने राजस्व में $433 मिलियन और शुद्ध आय में $34.9 मिलियन की रैंकिंग की थी। इसलिए याहू का स्टॉक अब 263 गुना राजस्व और 3264 गुना कमाई पर था। याहू इतना क्यों कमा रहा था? 30 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने घोषणा की कि यह याहू को जोड़ेगा। अपने S&P 500 इंडेक्स के साथ 7 दिसंबर तक इंडेक्स फंड और अन्य बड़े निवेशकों के लिए एक अनिवार्य होल्डिंग और मांग में अचानक वृद्धि से स्टॉक को अधिक से अधिक अस्थायी रूप से चलाने के लिए सुनिश्चित किया गया था। कम से कम अस्थायी रूप से याहू के 90% शेयर के साथ कर्मचारियों, उद्यम पूंजी फर्मों और अन्य प्रतिबंधित धारकों के हाथों में स्टॉक बंद हो गया है। इसके शेयरों का कुछ ही हिस्सा व्यापार कर सकता है, इसलिए हजारों लोगों ने स्टॉक केवल इसलिए खरीदा क्योंकि वे जानते थे कि अन्य लोगों को इसे खरीदना होगा जहां पर वस्तु की कोई कीमत नहीं है। इस बीच यम पेप्सिको का एक पूर्व विभाजन, जिसमें हजारों केंटकी फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल भोजनालयों का संचालन होता है, पिछले 4 तिमाहियों से राजस्व में $8 बिलियन का उत्पादन किया था, जिस पर इसने $633 बिलियन कमाए। यह याहू के आकार से 17 गुना से अधिक है। फिर भी वर्ष 1999 के अंत में यम का शेयर बाजार मूल्य केवल $5.9 बिलियन था, या याहू के 19वें हिस्से का कैपिटलाइजेशन था। उस कीमत पर यम का शेयर केवल 9 गुना अधिक आय और यह 73% लाभ पर इसके राजस्व को बेच रहा था। जैसा कि ग्राहम का कहना था, कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में यह एक वजन तोलने वाली मशीन है। याहू ने अल्पकालीन लोकप्रियता प्रतियोगिता जीती, लेकिन अंत में यह कमाई की बात है और याहू मुश्किल में था। एक बार फिर बाजार ने वोट देना बंद कर दिया और वजन करना शुरू कर दिया। तराजू यम की ओर झुक गया। 2002 के दौरान इसका स्टॉक साल 2000 से 25.4% बढ़ा, जबकि याहू ने 92.4% संचयी रूप से खो दिया। पेयर 3, कॉमर्स वन एंड कैपिटल वन। मई 2000 में कॉमर्स वन इंक पिछले जुलाई से केवल सार्वजनिक रूप से कारोबार किया गया था। अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने केवल $385 मिलियन की संपत्ति दिखाई और कुल राजस्व में
केवल $34 मिलियन पर $63 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इस माइनस्क्यूल कंपनी का स्टॉक अपने आईपीओ के बाद से लगभग 900% बढ़ गया था, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण $15 बिलियन था। क्या यह ज्यादा था? हाँ, हमारे पास एक बड़ी मार्केट कैप है। कॉमर्स वन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क हाफमैन ने एक साक्षात्कार में कहा, लेकिन हमारे पास खेलने के लिए एक बड़ा बाजार है। हम अविश्वसनीय मांग को देख रहे हैं। विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस साल हमें $104 मिलियन का राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि अतीत में हम ऐसी अपेक्षाओं को पार कर चुके हैं। हाफमैन के जवाब से दो बातें निकलती है। पहली, चूंकि कॉमर्स वन पहले ही बिक्री में प्रत्येक डॉलर पर $2 खो रहा था, जैसा कि विश्लेषकों की उम्मीद है, अगर यह अपने राजस्व को बढ़ा देता है तो क्या यह और भी बड़े पैमाने पर पैसे नहीं खोएगा? दूसरा, कॉमर्स वन अतीत में उम्मीदों से ज्यादा कैसे प्रदान कर सकता था? और कौन सा अतीत? यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी कंपनी कभी लाभ कमाएगी, हाफमैन के पास जवाब तैयार था। कोई सवाल नहीं है कि हम इसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल सकते हैं। हम 2001 की चौथी तिमाही में लाभदायक बनने की योजना बना रहे हैं। एक साल के विश्लेषकों ने हमें राजस्व में $250 मिलियन से अधिक बनाते हुए देखा है। फिर से उन विश्लेषकों पर आते हैं। मुझे इन स्तरों पर कॉमर्स वन पसंद है, क्योंकि यह एक करीबी प्रतियोगिता की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका स्टॉक भी लगभग 400 गुना राजस्व पर कारोबार कर रहा था। जिनसेट सिंह, वासेरस्टीन पेरलो निवेश बैंक के एक विश्लेषक ने कहा, अगर ये वृद्धि दर जारी रहती है तो कॉमर्स वन 2001 में 60 से 70 गुना ज्यादा बिक्री पर होगा। दूसरी ओर कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मास्टर कार्ड और वीजा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला था। जुलाई 1999 से मई 2000 तक इसके शेयर में 21.5% की गिरावट आई। फिर भी कैपिटल वन में कुल संपत्ति $12 मिलियन थी और 1999 में $363 मिलियन की कमाई की। लगभग $7.3 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ शेयर 20 गुना कैपिटल वन की शुद्ध कमाई पर बेचा गया। कैपिटल वन में सब कुछ ठीक नहीं था। कंपनी ने ऋण से अपने भंडार को मुश्किल में बढ़ाया था। भले ही यह खराब हो, भले ही डिफॉल्टर दरें मंदी में उठ रही हो, लेकिन इसके शेयर की कीमत कम से कम संभावित परेशानी के कुछ जोखिम को दर्शाती है। आगे क्या हुआ? 2001 में कॉमर्स वन ने राजस्व में $409 मिलियन उत्पन्न किए। दुर्भाग्य से इसके राजस्व पर हर शेयर पर लाल रंग का $2.6 बिलियन या $10.30 बिलियन का शुद्ध नुकसान हुआ। दूसरी ओर कैपिटल वन ने 2000 से 2002 की तुलना में शुद्ध आय में लगभग $2 बिलियन कमाए। इसका स्टॉक उन 3 वर्षों में 38% नीचे चला गया। पूरे शेयर बाजार की तुलना में कोई दूसरा इतना बदतर नहीं था। हालांकि कॉमर्स वन ने अपने मूल्य में 99.7% खो दिया। हाफमैन और उनके लैपडॉग विश्लेषकों को सुनने के बजाय व्यापारियों को कॉमर्स वन की वार्षिक रिपोर्ट में 1999 के लिए ईमानदार चेतावनी दी जानी चाहिए। हम कभी लाभदायक नहीं रहे। हम भविष्य के लाभ के लिए शुद्ध नुकसान उठाना चाहते हैं और हम कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते हैं। पेयर 4, पाम और 3कॉम। 2 मार्च 2000 को डेटा नेटवर्क कंपनी 3कॉम कॉरपोरेशन ने अपने पाम इंक का 5% हिस्सा जनता को बेच दिया। पाम के पास शेष बचे 95% शेयर अगले कुछ महीनों में 3कॉम के शेयरधारकों को मिल जाएंगे। 3कॉम के प्रत्येक शेयर के लिए निवेशकों को पाम के 1.525 शेयर प्राप्त होंगे। तो ऐसे 2 तरीके थे जिनसे आप पाम के 100 शेयर प्राप्त कर सकते थे। आईपीओ में अपने तरीके से कोहनी लगाने की कोशिश करके, या 3कॉम के 66 शेयर खरीदकर और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मूल कंपनी बाकी पाम स्टॉक वितरित नहीं कर देती है। प्रत्येक 3कॉम शेयर के लिए पाम के 1.5 शेयर प्राप्त करने के लिए आपके पास नई कंपनी के अगर 100 शेयर हैं तो आपके पास अभी 3कॉम के 66 शेयर होंगे। लेकिन कुछ महीनों का इंतजार कौन करना चाहता था, जबकि 3कॉम सिस्को जैसे विशाल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। पाम हाथ में डिजिटल आयोजकों के स्पेस में अग्रणी था।
तो पाम का स्टॉक $38 के अपने प्रस्ताव मूल्य से $95.06 पर बंद हुआ, जो 150% प्रथम दिन का रिटर्न था। इसे पिछले 12 महीनों में पाम ने अपनी आमदनी के 1350 गुना से अधिक का मान रखा था। उसी दिन थ्रीकॉम का शेयर मूल्य $104.13 से गिरकर $81.81 हो गया। पाम की कीमत को देखते हुए उस दिन थ्रीकॉम को कहां बंद करना चाहिए था? अंकगणित आसान है। पहला, प्रत्येक थ्रीकॉम शेयर पाम के 1.525 शेयर प्राप्त करने का हकदार था। दूसरा, पाम का प्रत्येक शेयर $95.6 पर बंद हुआ। तीसरा, 1.525 गुना $9.06 बराबर $144.97। पाम में इसकी हिस्सेदारी के आधार पर इसका प्रत्येक थ्रीकॉम का हिस्सा इसके लायक था। इस प्रकार $81.81 पर व्यापारी कह रहे थे कि सभी थ्रीकॉम के अन्य व्यवसाय संयुक्त $63.16 प्रति शेयर या कुल शून्य से $22 बिलियन मूल्य के थे। इतिहास में शायद ही कभी किसी शेयर की कीमत इससे ज्यादा बेवकूफ़ी से भरी गई थी। जैसा कि थ्रीकॉम वास्तव में शून्य से $22 बिलियन के बराबर नहीं था, पाम वास्तव में 1350 गुना आय के लायक भी नहीं था। 2002 के अंत तक दोनों स्टॉक हाईटेक मंदी में करा रहे थे, लेकिन यह पाम के शेयरधारक थे जो वास्तव में स्मैकडाउन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार में खरीदने पर सभी सामान्य ज्ञान को छोड़ दिया था। पेयर 5, CMGI एंड CGI। साल 2000 की शुरुआत CMGI इंक धमाके के साथ हुई थी, क्योंकि 3 जनवरी को स्टॉक ने $163.22 कमाए थे। एक कंपनी इंटरनेट इनक्यूबेटर ने ऑनलाइन कारोबार की एक किस्म में स्टार्टअप फर्मों को वित्त पोषित और अधिग्रहित किया था। उसमें ऐसे शुरुआती सितारे जैसे कि द ग्लोब.com और लाइकोस आदि थे। वित्त वर्ष 1998 में जैसा कि इसका स्टॉक 98 सेंट से बढ़कर $8.52 हो गया, CMGI ने $53.8 मिलियन खर्च करके इंटरनेट कंपनियों में पूरे या आंशिक दांव लगाए। वित्तीय वर्ष 1999 में इसके स्टॉक के रूप में $8.52 से $46.09 तक शूट हुआ। CMGI ने $104.7 मिलियन का लक्ष्य हासिल किया और 1999 के आखिरी 5 महीनों में, क्योंकि इसके शेयर $138.44 तक जूम किए गए, CMGI ने अधिग्रहण पर $4.1 बिलियन खर्च किए। वस्तुतः सभी पैसे CMGI के निजी तौर पर खनन मुद्रा, जिसकी कीमत अब कुल $40 बिलियन से अधिक है। यह एक तरह का जादुई पैसा था जो CMGI का अपना उच्च स्टॉक चला गया। जितना अधिक CMGI खरीदने का जोखिम उठा सकता है, उतना ही अधिक इसका स्टॉक हाई चला गया। पहला स्टॉक इस अफवाह पर जाएगा कि CMGI उन्हें खरीद सकता है। फिर एक बार CMGI ने उन्हें अधिग्रहित कर लिया, क्योंकि इसका स्वामित्व उनके खुद के स्टॉक में चला जाएगा। किसी को भी परवाह नहीं थी कि CMGI ने नवीनतम में इसके संचालन पर $127 मिलियन का नुकसान किया है। वेबस्टर मैसाचुसेट्स में डाउनटाउन CMGI के मुख्यालय से 70 मील दक्षिण पश्चिम में एंडोवर में स्थित है, जो कॉमर्स इंक का मुख्य कार्यालय है। 1999 में इसके शेयरों में 23% की कमी आई। हालांकि इसकी शुद्ध आय $89 मिलियन थी, जो 1998 के स्तर से केवल 7% नीचे गिर गई। CGI ने 4% से अधिक के लाभांश का भुगतान किया। $870 मिलियन के कुल बाजार मूल्य के साथ CGI स्टॉक 10 गुना से कम पर कारोबार कर रहा था, और फिर अचानक सब कुछ उलट हो गया। CMGI का जादुई पैसा मीरा गो राउंड रुका हुआ है। इसके .com शेयरों की कीमत में वृद्धि बंद हो गई, फिर सीधे नीचे चली गई। अब वो उन्हें लाभ के लिए बेचने में सक्षम नहीं। CMGI को अपनी कीमत के लिए हिट के रूप में अपना नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी ने 2000 में $1.4 बिलियन और 2001 में $5.5 बिलियन और 2002 में लगभग $500 मिलियन से अधिक खो दिया। इसका स्टॉक 2000 की शुरुआत में $163.22 से बढ़कर वर्ष 2002 के अंत तक 98 सेंट तक 99.4% का नुकसान हुआ। हालांकि पुरानी CGI बोरिंग ने स्थित आय को कम करके रखा और इसका स्टॉक 2000 में
8.5%, 2001 में 43.6% और 2002 में 2.7% पर बढ़ा हुआ, जिससे 60% संचयी लाभ हुआ। पेयर 6 बॉल एंड स्टेकर। 9 जुलाई से 23 जुलाई 2002 के बीच बालकॉर्प का स्टॉक $43.69 से गिरकर $33.48 पर आ गया। 24% के नुकसान के साथ कंपनी $1.9 बिलियन के स्टॉक मार्केट मूल्य पर आ गई थी। उन्हीं 2 हफ्तों में स्ट्राइकर कॉरपोरेशन के शेयर $49.55 से गिरकर $45.60 पर आ गए। इसी के साथ 8% की गिरावट के साथ स्ट्राइकर की कुल कीमत $9 बिलियन हो गई। इन दोनों कंपनियों ने इतने कम समय में इतना मूल्य क्या वास्तव में कमाया? आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण और सर्जिकल उपकरण बनाने वाले स्ट्राइकर ने उन 2 हफ्तों के दौरान एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 16 जुलाई को स्ट्राइकर ने घोषणा की कि दूसरी तिमाही में इसकी बिक्री 15% बढ़कर $734 मिलियन हो गई, जबकि कमाई 31% बढ़कर $86 मिलियन हो गई थी। अगले साल स्टॉक 7% तक बढ़ा, फिर राइट डाउन हिल लुढ़क गया। फलों और सब्जियों के डिब्बाबंदी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसिद्ध बाल जार के मूल निर्माता बॉल अब औद्योगिक ग्राहकों के लिए धातु और प्लास्टिक की पैकेजिंग करते हैं। उन 2 हफ्तों के दौरान बॉल ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की थी। 25 जुलाई को हालांकि बॉल ने बताया कि इसने दूसरी तिमाही में $1 मिलियन की बिक्री पर $50 मिलियन कमाए थे, जिससे 1 साल पहले इसी अवधि में शुद्ध आय में 61% की वृद्धि हुई थी। यह अपनी कमाई को 4 तिमाहियों में $152 मिलियन तक ले गया। इसलिए यह स्टॉक बॉल कमाई से सिर्फ 12.5 गुना कारोबार कर रहा था और $1.1 बिलियन के बुक मूल्य के साथ आप 17 गुना स्टॉक खरीद सकते हैं, जो कंपनी की मूर्त संपत्ति के लायक था। स्ट्राइकर एक अलग लीग में थे। पिछली 4 तिमाहियों में कंपनी ने शुद्ध आय में $301 मिलियन उत्पन्न किए थे। स्ट्राइकर का बुक मूल्य $570 मिलियन था। इसलिए कंपनी पिछले 12 महीनों में अपनी कमाई के 30 गुना से कई गुना मोटी कमाई पर कारोबार कर रही थी और इसकी बुक वैल्यू लगभग 16 गुना ज़्यादा थी। दूसरी ओर 1992 से 2001 के अंत तक स्ट्राइकर की कीमत 18.6% सालाना बढ़ी थी, जिससे इसका लाभांश प्रति वर्ष लगभग 21% बढ़ गया था और 2001 में स्ट्राइकर ने भविष्य के विकास के लिए आधार बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर $142 मिलियन खर्च किए थे। तब क्या इन दोनों शेयरों में गिरावट आई थी? 9 जुलाई और 23 जुलाई 2002 के बीच जैसा कि वर्ल्डकॉम ने दिवालियेपन में उलटफेर किया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 9096.09 से गिरकर 7702.34, जो कि 15.3% पर नीचे आ गया था। बॉल और स्ट्राइकर की अच्छी खबरें बुरी सुर्खियों और गिरते बाजार में खो गई, जिसने इन दोनों शेयरों को अपने साथ ले लिया। हालांकि बॉल स्ट्राइकर की तुलना में कहीं अधिक सस्ते में समाप्त हो गए। यहां सबक यह नहीं है कि बॉल एक चोरी थी और स्ट्राइकर एक जंगली पिच थी। इसके बजाय बुद्धिमान निवेशक को यह पहचानना चाहिए कि बाजार की पैनिक अच्छी कंपनियों जैसे बॉल और महान कंपनियों जैसे स्ट्राइकर के लिए अच्छे दामों के लिए बड़ी कीमतें बना सकते हैं। बॉल 2002 में $51.19 प्रति शेयर पर समाप्त हुए, जो जुलाई के निचले हिस्से से 53% ऊपर थी। स्ट्राइकर ने 47% की बढ़ोतरी के साथ $67.12 पर साल समाप्त किया। हर बार एक समय में मूल्य और विकास स्टॉक समान रूप से बिक्री पर जाते हैं। आप किस विकल्प को पसंद करते हैं, यह काफी हद तक आपके स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन प्लेट के दोनों ओर मोल भाव किया जा सकता है। पेयर 7 नॉर्टेल एंड नॉर्टेक। फाइबर ऑप्टिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी नॉर्टेल नेटवर्क्स के लिए 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह आर्थिक रूप से एक स्वर्णिम वर्ष था। फरवरी 2000 तक $150 बिलियन से अधिक के बाजार मूल्य पर नॉर्टेल के स्टॉक ने कमाई के 87 गुना पर कारोबार किया। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी साल 2000 में उत्पादन करेगी। वह अनुमान कितना विश्वसनीय था? नॉर्टेल ने बकाया खातों में
जिन ग्राहकों को बिक्री की थी, जिन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया था, उन्होंने एक वर्ष में $1 बिलियन का भुगतान किया था। कंपनी ने कहा कि वृद्धि 1999 की चौथी तिमाही में बढ़ी हुई बिक्री से प्रेरित थी। हालांकि इन्वेंट्रीज भी $1.2 बिलियन से गुब्बारा हो गई थी, जिसका मतलब है कि नॉर्टेल उन उपकरणों की तुलना में तेजी से उत्पादन कर रहे थे जो बढ़ी हुई बिक्री को अनलोड कर सकते थे। इस बीच नॉर्टेल के लॉन्ग टर्म रिसीवेबल बिलों ने अभी तक बहुवर्षीय अनुबंधों के लिए भुगतान नहीं किया था। $519 मिलियन से $1.4 मिलियन पर उछाल गया और नॉर्टेल के लिए लागतों को नियंत्रित करने में मुश्किल समय आ रहा था, जिसकी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय या ओवरहेड खर्च 1997 में राजस्व का 17.6% से बढ़कर 1999 में 18.7% हो गया था। यह नार्टेक इंक ही था जो ग्लैमर स्पेक्ट्रम के मंद छोर पर सामान का उत्पादन करता है। विनाइल साइडिंग, डोर चाइम्स, एग्जॉस्ट फैन, रेंज हुड्स, ट्रेस कॉम्पैक्टर आदि। 1999 में नार्टेक ने शुद्ध बिक्री में $2 बिलियन में $49 मिलियन कमाए। 1997 में बिक्री की $1.1 बिलियन की शुद्ध आय में $21 मिलियन से ज़्यादा लाभ कमाया, जो नार्टेक के लाभ मार्जिन का 1.9 के साथ लगभग 1/3 बढ़ गई थी, जिससे नार्टेक ने राजस्व के 19.3% से 18.1% तक ओवरहेड खत्म कर दिया था। निष्पक्षता से कहा जाए तो नार्टेक का अधिकांश विस्तार अन्य कंपनियों को खरीदने से आया था, बल्कि आंतरिक विकास से नहीं। नार्टेक के पास $1 मिलियन का ऋण था, जो एक छोटी सी फर्म के लिए एक बड़ा भार था। लेकिन फरवरी 2000 में नार्टेक के शेयर की कीमत 1999 में अपनी कमाई से 5 गुना थी, जो निराशावाद में एक स्वस्थ खुराक जैसी थी। दूसरी ओर नार्टेल की कीमत आने वाले साल में 87 गुना हो सकती है। यह आशावाद का एक बड़ा ओवरडोज था। जब सभी ने ऐसा कहा और किया गया था, तब उन्होंने कहा $1.30 की कमाई के बजाय नारेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1.17 खो दिया। अंत में 2002 में नास्टेल ने लाल निशान में $36 बिलियन से अधिक का खून बहाया था। दूसरी ओर नार्टेक ने 2000 में $41.6 मिलियन, 2001 में $8 मिलियन और 2002 के पहले 9 महीनों में $55 मिलियन कमाए। इसका स्टॉक वर्ष 2002 के अंत तक $28 के शेयर से बढ़कर $45.75 हो गया। जनवरी 2003 में नार्टेक के प्रबंधकों ने कंपनी को निजी कर लिया। सार्वजनिक निवेशकों से सभी शेयर $46 प्रति शेयर पर खरीदे। इस बीच नार्टेल का स्टॉक फरवरी 2000 में $1.61 से बढ़कर वर्ष 2002 के अंत तक $56.81 पर बंद हुआ। पेयर 8, रेड हैट और ब्राउन शूज। 11 अगस्त 1999 को रेड हैट इंक लिनक्स सॉफ्टवेयर के एक डेवलपर ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचा। रेड हैट रेड हॉट थे। शुरुआत में $60 की पेशकश की गई। शेयर $23 पर कारोबार के लिए खुले और $26.031 पर बंद हुआ। एक ही दिन में 272% का लाभ। रेड हैट का स्टॉक पिछले 18 वर्षों में ब्राउन शूज से अधिक हो गया था। 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयर 4 महीनों में $143.13 पर 1944% तक हिट हुए। ब्राउन शू इस बीच, जिसकी दोनों लेस एक साथ बंधी हुई थी, 1878 में स्थापित कंपनी बस्टर ब्राउन के जूते बनाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 1300 फुटवेयर स्टोर चलाती है। 11 अगस्त को ब्राउन शूज का स्टॉक $17.50 प्रति शेयर था, जो 9 दिसंबर तक घटकर $14.31 हो गया। 1999 में ब्राउन शू के शेयर 17.6% अंक तक गिर गए। यहाँ एक कूल नाम और गर्म स्टॉक के अलावा रेड हैट के निवेशकों को क्या मिला? 30 नवंबर को समाप्त होने वाले 9 महीनों में कंपनी ने राजस्व में $13 मिलियन का उत्पादन किया, जिस पर उसे $9 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ। रेड हैट का व्यवसाय सड़क के किनारे वाले डेलिकेटसन की तुलना में मुश्किल से ही उससे बड़ा था और बहुत कम आकर्षक था, लेकिन व्यापारियों, जिन्हें सॉफ्टवेयर और इंटरनेट जैसे शब्दों ने प्रेरित किया था,
ने 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयर का कुल मूल्य 21.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। पिछली 3 तिमाहियों में कंपनी के शुद्ध बिक्री में 1.2 बिलियन डॉलर और कमाई में 32 मिलियन डॉलर का उत्पादन किया था। ब्राउन शू के पास लगभग डॉलर नगद और अचल संपत्तियों के हिस्से थे। बच्चे अभी भी बस्टर ब्राउन जूते खरीद रहे थे, फिर भी 9 दिसंबर को ब्राउन शू के स्टॉक का कुल मूल्य 261 मिलियन डॉलर था। बमुश्किल रेड हार्ट का आकार भले ही ब्राउन शू के पास रेड हार्ट के राजस्व का 100 गुना था, उस कीमत पर ब्राउन शू की वार्षिक आय का 7.6 गुना और इसकी वार्षिक आय का 1/4 से भी कम मूल्य था। दूसरी ओर रेड हार्ट का कोई लाभ नहीं था, जबकि इसका स्टॉक इसकी वार्षिक बिक्री से 1000 गुना से अधिक पर बिक रहा था। रेड हार्ट कंपनी ने लाल निशान को दबाए रखा और इसे जल्द ही शेयर भी किया। हालांकि ब्राउन शू ने अधिक मुनाफा कमाया और इस तरह इसके शेयर धारकों ने भी। इन सभी से हमने क्या सीखा? बाजार ने अल्पावधि में ग्राहम के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन उन्हें हमेशा अंत में मान लेते हैं। यदि आप किसी शेयर को शुद्ध रूप से खरीदते हैं क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो यह पूछने के बजाय कि अंतर्निहित कंपनी का मूल्य बढ़ रहा है या नहीं, इसके तुरंत बाद में आपको बेहद खेद होगा। यह एक संभावना नहीं है, यह एक निश्चिंतता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।